हरिओम सभी को स्वागत है आप सभी का हायर एजुकेशन की क्लास में। पिछले काफी दिनों से हमारी क्लासेस चल रही हैं जो कि अब एंडिंग की ओर हैं। तो सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। धीरे से आंखें बंद कर लेंगे, पीठ गर्दन कमर एक सीध में, मन शांत, विचार मुक्त। धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास लेंगे, धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास छोड़ेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखकर प्रार्थना शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद रहेंगी। हथेली को आपस में रगड़कर आंखों पर और चेहरे पर स्पर्श कराएंगे। हथेलियों के बीच में धीरे से आईज ओपन कर लेंगे और हाथ हटाकर आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर से बता दीजिए, आवाज और वीडियो क्लियर है? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस मैम, करेक्ट है। ओके, थैंक यू। चलिए, कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, कोई बताएंगे? आगे आइए, क्या पढ़ा था लास्ट, क्या पढ़ा था यही बता दीजिए। आज इसमें हम ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। अब अभी हम लास्ट में एक क्लास रख लेंगे अलग से रिवीजन की, कवर होने के बाद में। बताइए लास्ट क्या पढ़ा था? मैम हम शिक्षा नीति के बारे में पढ़ रहे थे। वेरी गुड, शिक्षा नीति हम पढ़ रहे थे। तो कितनी शिक्षा नीतियां हैं टोटल? 3 मैम, 1968, 6 और 2020। वेरी गुड, 3 आई हैं और तीनों के समय पर प्राइम मिनिस्टर कौन कौन थे ये भी हमें पता है। कौन कौन थे एक बार बताएंगे? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अभी नरेंद्र जी मोदी। वेरी गुड। तो अगर बेसिक क्वेश्चन आते हैं तो हम आराम से उनको पकड़ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे या किस ईयर में आई थी। बाकी पॉलिसीज की बात हम 2 कवर कर चुके थे। एक हमारी स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके, 2 हमारी पॉलिसीज हम कवर कर चुके थे। कौन सी 2 कर चुके थे? 1968 की और 1986 की, दोनों हम पढ़ चुके थे। उनकी रिकमेंडेशंस क्या थी, क्या क्या थी, क्या उनमें करना था, ये हम जान चुके हैं। आज हमको फाइनली जो करंट आई है, अभी लेटेस्ट आई है 2020 की, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी लेटेस्ट है इसलिए इससे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। जी मनीषा मैम, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैम एक सवाल पूछूं, ये एक एमसीक्यू है, सॉरी पीवाईक्यू है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संसद अधिनियम द्वारा एक संविधिक संवैधानिक, संविधिक, संविधिक निकाय के हम्म, रूप में अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई? बोले तो आईसी टेक्निकल एजुकेशन। तो यस यस। 68 ना मैम ये? हाँ, हम लोगों ने पढ़ा था ना, सिफारिश किसने की थी इसकी? इसको ये दौलत सिंह कोठारी वही था क्या? कोटा 60? कोट, आप पढ़िए, रिवाइज करिए नोट को, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर खुद ही मिल जाएगा। आप रिवाइज करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा। उसमें ओके दिया मैम। है हमने कि किसने रिकमेंडेशन करी थी। कहा था ना उन्होंने कि इसको बनाया जाना चाहिए। यहीं पर आ जाएगा, देखिए इसी में आ जाएगा। हमारा शिक्षा आयोग इसी में है, बाद वाले में अभी पढ़ा था ना हमने। क्या है, इतने सारे फैक्ट हैं तो एकदम से नहीं बताया जा सकता। आप पढ़ लेंगे एक बार नोट्स में तो आपको क्लियर हो जाएगा। जी मैम। ये है मेन रिकमेंडेशंस किसकी है ये? आचार्य राममूर्ति समिति ने कहा था। ठीक है, ये मिल गया, आपको दिख रहा होगा लास्ट में।
हाँ ये दिख गया? हाँ हाँ इसी की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। मैम लेकिन तो ये तो कोठारी कमीशन में भी था, ये हाँ, तो सिफारिश। फॉलो फॉलो किया गया था, तो वो क्वेश्चन वैसे ही पूछा गया होगा। उसमें ओके या ओके। दोनों में से या तो एक नाम रहेगा या दोनों रहेंगे। वो फिर कोड वाले क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि किस किस ने की थी। यही तो हम बोलते हैं ना कि आप ऐसे कंपैरेटिवली पढ़िए, एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़िए कि किस मैम किस ने इसमें क्या क्या कूट बात। नहीं है। मैम इसमें जी, कूट नहीं है, इसमें 86 है, 87, 88 और 89, ऐसे 4 ऑप्शन बस दिए, मतलब 90 बस। ऐसा। हाँ, तो उसमें से दोनों एक साथ नहीं होंगे, या तो या तो वो होंगे या तो ये होंगे। तो आपको वहां पे दोनों चीजें क्लियर होंगी, तब आप सही आंसर पकड़ पाएंगे। हाँ तो इसका वही मैं कंफ्यूजन में कि 86, 87, 88, 89 ये चारों दिए ये ऑप्शन। ये कब का है? ये ये 90 का है ना, सिक्सटी बाद फोर वाला? हाँ। 86 सिक्सटी वाला। सिक्स है। ये नहीं हाँ। आएगा कोठारी कमीशन। हम्म। तो पीछे, हाँ, जिसमें मतलब जिसके बाद में फिर पॉलिसी की क्वेश्चन में अगर पॉलिसी से पूछ रहे हैं तो पॉलिसी के लिए ये वाली कमेटी बनी थी, राममूर्ति कमेटी। कोठारी कमीशन पॉलिसी के लिए नहीं बना। उस वो 80 जो फर्स्ट पॉलिसी बनी थी उससे रिलेटेड था वो। और यहाँ पर कौन सी वाली पूछ रहे हैं, इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चंस पे हम डिस्कस डिस्कस एक दिन अलग से हम पीवाईक्यू पे ही कर लेंगे, एक क्लास ले लेंगे एक दिन की किसी संडे को एग्जाम से पहले, तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उसमें। ठीक है, जी मैम, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन पॉलिसीज, इंदिरा गांधी फर्स्ट पॉलिसी, राजीव गांधी सेकंड पॉलिसी। इनके ईयर भी याद रख सकते हैं, जैसे इनका तो पता ही चल गया है, 1944 से 91 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे। इनका भी आपको लेटेस्ट है तो मिल जाएंगे। कुछ चीजें जो आप नेट से कवर कर सकते हैं वो मैं यहाँ पर नहीं लेकर आ रही हूँ, जिनमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती थी, बस उस मटेरियल को लेकर यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो अब के बाद में नई शिक्षा नीति हमारी जो टू भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये बनी, ये पहली शिक्षा नीति थी। इसके बाद जो आई वो पुरानी से नई हो गई, तो इसलिए उसको नई शिक्षा नीति कहा जाता है। अब दो नई शिक्षा नीति आ चुकी है, तो इसको फर्स्ट और इसको नई शिक्षा नीति टू भी कहा जा सकता है। कैसे भी क्वेश्चन आए, आपको अपने आंख कान नाक सारी इंद्रियों को ओपन रख के क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा, नहीं तो आंसर जरा सी चूक होती है और गड़बड़ हो जाती है। इसमें क्या बात कही गई, सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है। ये बहुत ज्यादा छोटा है, आपको इसको जूम कर देते हैं। जूम में क्या हो रहा था कि इसको हम यहीं से समझते हैं एक एक करके। यहीं से समझेंगे इसको। इसमें यहाँ से पेन यूज नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आपको विजिबल है, आप अपने उस पे जूम कर पा रहे हैं क्या इसको? यस मैम, आप कर लीजिए। हाँ हम लोग कर पा रहे हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। ये 5 आधार स्तंभ कहे हैं, मतलब पूरी जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, इन्हीं 5 पॉइंट्स पर बेस्ड है। इनके बारे में बात की गई। एक तो एक्सेस, एक्सेस का मतलब है कि हर बच्चे तक और हर व्यक्ति तक एजुकेशन की पहुंच हो। कुछ हम इसकी रिकमेंडेशन जैसे आगे पढ़ेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि यहाँ सिर्फ बच्चों तक की ही बात नहीं हो रही है, आगे की भी बात हो रही है इसमें। इन्होंने जो व्यवस्था करी है उससे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, पढ़ते रह सकता है। फिर इक्विडिटी, मतलब समानता की बात इन्होंने करी है। जैसे हमने इससे पहले जो रिकमेंडेशंस देखी थी उसमें भी बात थी कि चाहे बच्चा किसी भी स्तर का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, उसको एक समान शिक्षा दी जाए। या कोई उच्च कुल का है या कोई बहुत गरीब फैमिली से है, सबको बराबरी से शिक्षा प्राप्त हो, बराबरी से शिक्षा का अधिकार मिले। ऐसा नहीं हो कि कोई ज्यादा पैसे वाला है तो खूब प्राइवेट स्कूल में फीस देकर पढ़ ले, और कोई सरकारी स्कूल में जा रहा है उसको फिर वैसी उचित व्यवस्थाएं नहीं मिल रही। हर तरह से इक्वलिटी की बात एजुकेशन में यहाँ की गई है। फिर क्वालिटी, एक स्टैंडर्ड एजुकेशन दी जाए। ऐसा नहीं कि बस टालू टाइप का काम हो रहा है, काम चलाऊ शिक्षा दी जा रही है। कुछ बच्चा अपना सामाजिक
और मानसिक विकास उससे हो ही नहीं रहा है, समाज को समझ ही नहीं पा रहा है, ऐसी शिक्षा ना दी जाए। अफोर्डेबिलिटी, बच्चे की पहुंच में हो। अभी पहुंच, ये वाली एक्सेस वाली पहुंच कैसी कि बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके, और यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी मतलब कुल मिला के यहाँ सीधे सीधे इकोनॉमिक्स से है तात्पर्य। आप वित्त वाली व्यवस्था, यहाँ पे इतनी महंगी ना हो एजुकेशन कि उसको बच्चा ग्रहण ही ना कर सके। तो इसके लिए हमने देखा था लास्ट में, नहीं लास्ट में नहीं, इसी में आएगा कि फीस के लिए निर्धारण किया जाए, सबको प्राइवेट एजुकेशन भी मनमानी फीस ना ले सके, उनके लिए भी एक स्टैंडर्ड रखा जाए कि आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते, या आपको पूछ के ही फीस को कम ज्यादा करना पड़ेगी। फिर अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एकदम नया कंसेप्ट है ये अकाउंटेबिलिटी। जैसे बैंक में हम लोगों का खाता होता है और हम क्या करते हैं, हमारा जो पैसा है उसमें हम बैंक में सेविंग अकाउंट में उसको डाल देते हैं, कुछ नया हमारे पास आता है और पैसा आता है, हम उसको उसमें जोड़ देते हैं, उसी में हम और सेव कर देते हैं। तो ये अकाउंटेबिलिटी हमारी एजुकेशन से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है उसको हम, हाँ बताइए। फर्स्ट थिंग जो है ना, एक्सेस, इक्विलिटी एंड क्वालिटी, मैम ये स्वयं के प्रिंसिपल है तीन ना, स्वयं में भी आते। हाँ हाँ, आते हैं उसमें भी। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा अकाउंटेबिलिटी में, इसको हम डिटेल में आगे देख लेंगे जब हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। अभी आपको बेसिकली ये याद रखना है, क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, या तो डायरेक्ट जैसे अभी एक क्वेश्चन इसके पहले पूछा था इन्होंने कि चारों ऑप्शन दे देंगे, उसमें से या तो कोई एक है पूछा जाएगा या कोई एक नहीं है ऐसा पूछा जाएगा, या तीन दे दिए जाएंगे और फिर कोड से आंसर पूछेंगे, इनमें से कौन कौन से हैं, फर्स्ट सेकंड है, सेकंड थर्ड है, फर्स्ट ओनली फर्स्ट है। तो कैसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपको ये पांचों चीजें याद होनी चाहिए कि बेसिक स्तंभ क्या है इसके। फिर नेक्स्ट आएगा शिक्षा का पैटर्न। शिक्षा का पैटर्न कैसा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ अभी तक हम क्या देख रहे थे, 10+2+3, ये हमारी व्यवस्था चल रही थी, मीन्स 10 साल की मतलब 10 साल की एजुकेशन ऐसी हो, फिर उसके बाद में 2 साल की हायर सेकेंडरी वाली, और फिर 3 साल का डिग्री कोर्स। लेकिन यहाँ पर उस व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया गया, ये एकदम नया कंसेप्ट लाए हैं। क्या क्या कर रहे हैं इसमें, फाउंडेशन लेवल पर 5 इयर्स की एजुकेशन को भी उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक कहा है 3 इयर्स की इनको देंगे प्री प्राइमरी एजुकेशन। अब यहाँ पर ये क्यों लाए हैं कंसेप्ट, हम ये देख रहे थे कि कितना विभाजन होता जा रहा था। प्राइवेट स्कूल में हम देखते हैं कि नर्सरी, प्री नर्सरी और भी बिल्कुल छोटे छोटे स्कूल चला दिए हैं कि बच्चा बस चलना और बोलना सीख जाए, थोड़ा सा भेज दिया जाए स्कूल में। प्राइवेट स्कूल उनको चाइल्ड केयर टाइप में भी बहुत सारे चला दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ अर्निंग के पर्पज से। लेकिन बेचारा जो गरीब बच्चा है जो प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकता है, वो सीधा कब जाएगा, 6 साल का हो जाएगा, उसके बाद में उसका स्कूल में एडमिशन होगा। अब कितना अंतर हो जाएगा, डेफिनेटली फर्क पड़ता है जब एक बच्चा छोटी उम्र से किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गया है, वहां जाकर वह डेली कुछ ना कुछ सीख रहा है। और जो एकदम घर में है, घर में भी गरीब बच्चा है, स्वाभाविक है पेरेंट्स उसको नहीं देख पा रहे क्योंकि पेरेंट्स आजीविका के साधनों को जुटाने में ही लगे हुए हैं। तो यहाँ पे वर्ग भेद के कारण उसके विकास में भी कितना अंतर आ रहा है, समझ में कितना अंतर आ रहा है, और जो एक उसका डेवलपमेंट प्रॉपरली होना चाहिए उसमें नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे जब दोनों बड़े होंगे, एक बहुत ऊपर पहुंच जाएगा और एक का विकास नहीं होगा, कहीं सब्जी का ठेला लगाएगा, कहीं कुछ करेगा। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए यहाँ पर ऐसी बात की गई है कि अब आप सोचेंगे कि सब्जी का ठेला, अगर सभी सब्जी का ठेला नहीं लगाएंगे तो फिर उसका क्या होगा। लेकिन यहाँ पर यह है कि अगर पढ़ लिख जाएगा तो व्यक्ति उस चीज को बहुत एडवांस तरीके से यूज कर सकता है, बिजनेस करेगा लेकिन बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में। सब्जी भी बेचना है तो बहुत अच्छे तरीके से बेचेगा, अर्निंग अच्छी कर सकता है। जी मनीषा मैम, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? ये समझ में नहीं आया, 3 इयर्स प्री प्राइमरी, और तो 3 साल का बच्चा फर्स्ट और सेकंड में तो मैम 7 साल का हो जाता है ना, वो 8 साल का हो जाता है ना। बता रहे हैं सब, आ रहे हैं वहीं पर आ रहे हैं, आपको सब समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने की। यहाँ पर एज की बात नहीं हो रही है, ये एज नहीं है, ये टाइम ड्यूरेशन है। 3 इयर्स जो है टाइम ड्यूरेशन है यहाँ पर, कि 3 इयर्स की यहाँ पर
प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी, और उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड क्लास में बच्चा आएगा। यहाँ एज की बात नहीं हुई है, यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन की बात हुई है। उस 5 ईयर की ये एजुकेशन रहेगी, कौन सी, फाउंडेशन स्टेज की एजुकेशन जो है 5 वर्षों की रहेगी। 3 साल उसको प्री प्राइमरी में रखा जाएगा, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड करेगा, ये पूरे प्री प्राइमरी में रहेंगे। जी प्रियंका जी, आज काफी डाउट्स आएंगे एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। प्री प्राइमरी मीन्स नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, यही ना? हाँ हाँ, इसी को रखेंगे, बिल्कुल फाउंडेशन लेवल। फिर उसके बाद में प्राइमरी स्टेज, उसको भी टाइम ड्यूरेशन उसका 3 वर्षों का रखा है। 3rd, 4th और 5th क्लास इसमें आएगी, क्लास और टाइम ड्यूरेशन। एज यहाँ पर नहीं, क्योंकि कई बार बच्चा एज के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाई कर पाता है। कभी बच्चे का नाम लेट लिखाया जाता है, कभी कम लिखा है, तो एज के अकॉर्डिंग तो मैनेज करना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे सीधे टाइम ड्यूरेशन और क्लास को यहाँ क्लासिफाइड किया है। फिर मिडिल स्टेज की बात करेंगे तो मीन्स सेकेंडरी स्कूल में कौन कौन से 3 ईयर का इसको रख रहे हैं, 3, 6th, 7th और 8th क्लासेस में इन्होंने इंक्लूड की है। इस पहले मेन पैटर्न को याद रखना है, इससे अलग क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाएगा कि न्यू एजुकेशन पैटर्न क्या है, नवीन शिक्षा प्रणाली में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, एनपीए में क्या है। तो 5+3+3+4 ये याद रखना है आपको। जैसे 10+2+3 था, उसकी जगह पर 5+3+3+4 इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। कैसे कैसे, 5 इयर्स का होगा, उसको भी 2 पार्ट्स में, जो फाउंडेशन स्टेज है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 इयर्स का प्री प्राइमरी, और उसके बाद में फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास, जहां से एक्चुअल में एजुकेशन स्टार्ट होती है, फर्स्ट और सेकेंड, उसको बाद में रखा है। उसके बाद प्राइमरी स्टेज पे अगर बात करते हैं तो प्राइमरी स्टेज को 3 इयर्स का रखा गया है टाइम ड्यूरेशन, और उसको किस किस क्लास में डिवाइड किया है, 3rd, 4th और 5th में। फिर उसके बाद आती है सेकेंडरी, उसको भी 3 ईयर के टाइम ड्यूरेशन उसको दिया गया है, 6th, 7th और 8th क्लास, यहाँ पर इसको शामिल किया गया है। फिर सेकेंडरी स्टेज, यहाँ पर सेकेंडरी, हाँ हम पहले के हिसाब से बोलेंगे तो सेकेंडरी, अभी यहाँ पे इन्होंने उसको मिडिल नाम दे दिया है। और सेकेंडरी में किसको रखा है, 4 ईयर का 9th, 10th, 11th और 12th क्लास को इन्होंने किस में रख दिया है, सेकेंडरी स्टेज बोल दिया है। फिर मैम यहाँ पे एज के बारे में नहीं बताया है ना? नहीं, एज के बारे में नहीं बताया, एज को नहीं लेके चल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, सबको लेके रखना है। वो जो अकाउंटेबिलिटी है ना, उसमें एज के सारे एज वाले आ जाते हैं, सभी को पढ़ना है, जब तक चाहे व्यक्ति पढ़ सकता है। इसलिए आप अपने जो भी पढ़ रहे हो उसको अपने इस खाते में डाल सकते हैं। बेसिकली इसका जो औपचारिक शिक्षा में यूज है वो हम बाद में, अभी आएगा इसी में आगे। फाउंडेशन लेवल कैसा होगा, क्रिया आधारित। अब इसमें इन्होंने स्वरूप बताया है एजुकेशन का, ये तो इन्होंने पैटर्न बताया है कैसा कैसा होगा, 5+3+3+4। फिर इसके बाद में किस लेवल पर कैसी एजुकेशन दी जानी चाहिए उसके बारे में बात की है। क्रिया आधारित लर्निंग मीन्स करके सीखना, एक्टिविटी बेस्ड, खेल खेल में बच्चे के आगे जैसे काउंटिंग सिखानी है तो कुछ ऑब्जेक्ट्स पटक दिए और उनको काउंट करना सिखाया ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। क्रिया खेल भी रहा है, खेल खेल में सीख रहा है, या कुछ उसको आर्किटेक्चर वाली चीजें सिखानी तो ब्लॉक्स आते हैं उनको जोड़ना सिखा रहे हैं। क्रिया करके कुछ ना कुछ मटेरियल यूज हो रहा है, इसमें लर्निंग मटेरियल बेस्ड है ये। इस ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लर्निंग मटेरियल बेस्ड कौन से लेवल पर आती है या कहाँ पर उसको इंक्लूड किया गया है। तो क्रिया आधारित लर्निंग की बात यहाँ फाउंडेशन लेवल पर हुई है। दूसरी चीज इसमें ये बताइए कि बच्चों के लिए जो सिलेबस है एनसीईआरटी तैयार करेगा। फिर बच्चों का किताबों का बोझ कम किया जाएगा, इसमें ये बात की गई। इससे पहले कहाँ की गई थी कि बच्चों का किताबों का बोझ कम किया जाएगा, ये वाली बात 36। हाँ वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं हम। प्राइमरी स्टेज, अंग्रेजी भाषा बच्चों के लिए अनिवार्य ना होगी। अब इन्होंने देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी है
कि भाई कोई क्षेत्रीय भाषा को समझने वाला बच्चा है, आप उसको जबरदस्ती अंग्रेजी भाषा मत लाती उसके ऊपर, नहीं पढ़ना उसको तो छोड़ दीजिए। इस स्तर के बच्चे सामान्य विषय जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि पढ़ेंगे। मीन्स लैंग्वेज की, हाँ, वो नहीं है, उसके ऊपर वर्डन नहीं है कि भाषा सीखना है आपको। आप अपनी भाषा में गणित सीखिए, विज्ञान सीखिए, सामाजिक जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनकी एजुकेशन लेना जरूरी है, वो आप सिखाइए उसी की लैंग्वेज में। फिर मिडिल स्टेज पे कैसा होगा, कक्षा 6 से ही बच्चों को कोडिंग करना सिखाया जाएगा। हम देखते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज में तो हम खुद आते हैं, जो डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आते हैं, चाइना है, अमेरिका है, जापान है, यहाँ पर क्या करते हैं, छोटे से छोटे बच्चे को मोबाइल बनाना आता है, सिस्टम डेवलप कर लेता है, एप्लीकेशन बना लेता है, सॉफ्टवेयर बना लेता है। और हमारे यहाँ कंडीशन क्या है देश में कि 6वीं क्लास का बच्चा स्कूल भी नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर इसमें क्या किया गया है, एक तो पहुंच वाले में बात कर ली है, एक्सेसिबिलिटी में कि सबके पास पहुंचे, जब स्कूल पहुंच गया है तो कक्षा 6 से ही उसको कोडिंग सिखा दो, तो हम अपने घर में ही सारे जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले प्रोडक्ट हैं हम खुद ही बनाने लगे उनको। क्योंकि ये सीखने की एज होती है, 3 से 6 वर्ष तक जो बाल्यावस्था होती है, बहुत अच्छे से सीखने की उम्र कही जाती है। फिर कक्षा 6 से ही बच्चा अपनी रुचि एवं योग्यता के आधार पर, यहाँ देख रहे हैं आप दोनों में क्या बात हो रही है, सेम टाइप की बात हो रही है कि कहीं ना कहीं बच्चे को उसका जो 11वीं में जो बात करी जाती थी पहले कि 11वीं में जाके बच्चा अपने स्ट्रीम चुनेगा, अपनी रुचि के अनुसार फिर उसमें आगे बढ़ेगा, तो कितना टाइम निकल जाता था, वो चीज यहाँ पर उन्होंने कम करके क्या कर दिया 6 क्लास में कि बच्चा चाहे तो अपने रुचि के अनुसार इंटर्नशिप कर सकता है जिस भी फील्ड में उसका इंटरेस्ट है। कोई पोएट्री में इंटरेस्ट है किसी को, तो वो बहुत अच्छे पोएट के पास जाकर इंटर्नशिप कर सकता है। कोई किसी को पेंटिंग का है तो किसी बहुत अच्छे पेंटर के पास जाकर इंटर्नशिप कर सकता है, तो उसको ये छूट रहेगी बचपन से ही। फिर सेकेंडरी स्टेज पर बच्चों को किसी एक विषय का डीप नॉलेज दिया जाएगा। अभी हम लोग हम लोग पूरी एजुकेशन, हमको 11th तक भी हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता था। कई बार पेरेंट्स ने बोल दिया कि बायो ले लो, साइंस ले लो, ले लिया, किसी ने कुछ बोल दिया, ले लिया। तो ना तो हमारे कंसेप्ट क्लियर होते थे, हम खुद अपने आप में श्योर नहीं होते थे कि हमें क्या करना है, क्या लेना है, क्या हमारा। स्पेशली गर्ल्स को बहुत प्रॉब्लम होती थी कि अगर मान लीजिए किसी ऐसे सब्जेक्ट में ले लिया जिसकी एजुकेशन ठीक है स्कूल में जितनी उतनी तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद में अगर कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है कॉलेज में, तो क्या पेरेंट्स भेजेंगे, इतने पास में नहीं है, दूर जाकर या तो वहीं रहना पड़ेगा, तो क्या एग्री होगी फैमिली, तो ये वाली समस्याएं भी आती थी। तब आगे जाके हमको क्या कहीं डीप नॉलेज हम ले पाएंगे, किसी उसमें जाएंगे। फिर और भी किसी एक विषय के डीप नॉलेज की बात करेगा तो पूरा बच्चा ग्रेजुएशन कर लेगा, 3 वर्ष का डिग्री कोर्स कर लेगा, उसके बाद पीएचडी में जाकर किसी विषय में मास्टरी करेगा। जो 10th 11th की चीज थी उसको 6th में लेके आ गए, और जो पीएचडी वाली चीज थी उसकी बात यहीं पर की जा रही कि आप तो बच्चों को सेकेंडरी स्टेज में ही किसी भी एक सब्जेक्ट में मास्टर बना दीजिए जिसमें भी उसका इंटरेस्ट हो। और क्या बोला है, स्ट्रीम सिस्टम हटा दिया जाए, ये है ना, स्ट्रीम सिस्टम हटा के बच्चों में विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास किया जाए। विश्लेषणात्मक मीन्स कि किसी भी चीज को अच्छे से बच्चा उसका विश्लेषण कर सके, बता सके उसको, उस खुद को समझना, खुद ने समझ ली वो चीज एक अलग बात है, लेकिन उसको दूसरों को समझाना, अगर खुद ने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लिया है तो किसी को दूसरे को भी बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। तो ऐसी वाली स्किल का उसमें डेवलप किया जाए। फिर आगे क्या बात की गई है, सेमेस्टर सिस्टम द्वारा मूल्यांकन किया जा सके। 360 डिग्री असेसमेंट मूल्यांकन व्यवस्था को लागू किया जाए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। वैसे तो ये पूरी जितने भी स्टेटमेंट्स लिए गए हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब ये 360 डिग्री असेसमेंट क्या है, इसमें सबसे पहले तो जो भी बच्चे को एग्जाम हुआ है या उसने बच्चे ने एक किसी टाइम पीरियड में जो भी सीख लिया है, 1 महीने के आपके भी इंटरनल होते हैं, 15 दिन का मान लीजिए ड्यूरेशन की बात हो रही कि वहां उसको अपने आप को तो सबसे पहले बच्चा स्वयं अपने आप को देगा, मार्क्स देगा।
कि खुद कितना सेटिस्फाइड है उसने जो सीखा है उससे। फिर उसके बाद में हाँ, ऑल ओवर डेवलपमेंट। फिर नहीं, यहाँ पर डेवलपमेंट की बात नहीं आ रही, यहाँ पर मूल्यांकन कैसे कैसे होगा उसकी बात हो रही 360 डिग्री में। बच्चा स्वयं देगा अपने आप को मार्क्स, बच्चे के जो क्लासमेट्स हैं वे सब भी उसको मार्क्स देंगे, कितने कितने, मान लीजिए कोई डिसाइड कर दिया कि 10 में से नंबर देना है इस बच्चे को, कितने आप दे रहे हो शुरू से लेके आखिरी तक। फिर उसके बाद में टीचर्स जो है उसके सब्जेक्ट वाले वह भी उसको मार्क्स देंगे। ये चीज इसमें है 360 डिग्री असेसमेंट वाली जो व्यवस्था है, इसका अर्थ ये है कि उसको जो मार्क्स मिल रहे हैं कैसे कैसे मिल रहे हैं। फिर हायर एजुकेशन में क्या बात कही है, हायर एजुकेशन में इन्होंने बोला है कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट शुड बी अप्लाई, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाए। और क्या मतलब इसका, कक्षा 12 में अगर किसी स्टूडेंट को कम अंक आए तब इस टेस्ट व 12th के अंकों को मिलाकर उसको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उसमें उसको मिल सकता है। मान लीजिए उसके कम नंबर आए हैं तो ऐसा ना हो कि वो जहां जाना चाहता है फिर वहां नहीं जा पा रहा है। जैसे मैंने बताया था आपको, एक एग्जाम्पल दिया था पहले की क्लास में कि आपके जब इंटरनल हो रहे हैं आपके टीचर को पता है कि आप कैसे बच्चे हो, आपको उन्होंने देखा है शुरू से आखिरी तक देख रहे हैं कि आप पढ़ने में कैसे हो, आप अच्छे से पढ़ाई करते हो नहीं करते हो, सारे असेसमेंट आप ठीक से टाइम से पूरे करते हो। तो जब पर्टिकुलर एग्जाम वाले डे की बात आती, किसी वजह से आपका परफॉर्मेंस उस दिन अच्छा नहीं रहा, तब क्या होगा कि आपका टीचर को पता है तो टीचर समझ जाएगा कि कोई प्रॉब्लम है, बच्चा ऐसा है नहीं है, तो वो आपको रिजल्ट खराब नहीं होने देगा आपको मार्क्स देगा जरूर, जितने कम से कम सफिशिएंट है, आवश्यक है उतने तो देगा। और एग्जामिनर जो आएगा बाहर से, गांधी जी की शिक्षा में बात हुई थी ये वाली, गांधी जी ने बात की थी आंतरिक मूल्यांकन की, उसी टाइप से। तो बाहर का जो आ रहा है व्यक्ति, उसको नहीं पता है कि आप कैसे हो, आपका साल भर का परफॉर्मेंस कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उसने तो आपको जो उस दिन देखा है उसी के बेस्ड पर मार्क्स देने हैं। उस दिन आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो अच्छे देगा, नहीं तो खराब है तो खराब देगा। तो अब उसका रिजल्ट बोर्ड एग्जाम में तो ऐसे ही होता है, आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाते हैं 10th हो या 12th हो, वहां तो आपका कोई टीचर होता ही नहीं है, तो फिर उस रिजल्ट का असर क्या हुआ, आपका खराब रिजल्ट हो गया 12th का, लेकिन आप बहुत होनहार बच्चे हो, लेकिन आपका होनहार होना आपकी मार्कशीट में शो नहीं कर रहा है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आप अच्छी जगह जाना चाहते हैं। उस वाली प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट की बात की गई है कि आप अपने क्वालिटी को लेकर सामने आकर इस टेस्ट के माध्यम से जो कमी रह गई थी उसको पूरा कर लीजिए। आई होप समझ में आया होगा ये। फिर क्या बात करी है इन्होंने, अगर बच्चे को किसी कारण से कॉलेज बीच में ही छोड़ना पड़ता है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। जो अकाउंटेबिलिटी है, अब ये है उसका डिटेल, कैसे उसको मिलेगा उस अकाउंट का बेनिफिट। अगर फर्स्ट ईयर में बच्चे ने छोड़ दिया किसी भी वजह से, मान लीजिए कुछ घर में प्रकरण हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई है, या किसी वजह से बच्चे को कहीं बाहर जाना पड़ता है इसलिए उसको छोड़ना पड़ रहा है, कई बच्चों का जॉब सिलेक्ट हो जाता है तो छोड़ना पड़ता है, फर्स्ट ईयर में अगर छोड़ दिया है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट में लिख दिया जाएगा इनकी इतनी, ये एजुकेशन इनकी फर्स्ट ईयर इन्होंने कर लिया है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये जब चाहे तब कंप्लीट कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जहां से छोड़ा है वहीं से करेंगे, सॉरी। फिर वर्ष में अगर 2 वर्ष की पढ़ाई कर ली, फर्स्ट ईयर कर लिया और सेकेंड ईयर कर लिया है, उसके बाद सेकेंड ईयर में अगर छोड़ रहे हैं तो क्या मिलेगा, डिप्लोमा दिया जाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया है तो आपका एक वर्ष कंप्लीट हो गया है लगभग, तो आपको 1 वर्ष में डिप्लोमा दे दिया है। फिर उसके बाद में अगर आपको ये यहाँ पर तो एक वर्ष की ही बात चल रही है, हाँ एक वर्ष की ही बात चल रही है, सॉरी एक वर्ष की ही बात चल रही है, यहाँ पर पूरा एक साल ही लेकर चल रहे हैं। और थर्ड ईयर में अगर कोई छोड़ता है
तो उसको डिग्री के साथ रिसर्च का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मान लीजिए कि अगर वो पढ़ता रहता वहीं से रिसर्च भी करता, तो अब उसको ये दे दिया है साथ में सर्टिफिकेट कि इनकी डिग्री तो हो गई है कंप्लीट, अब रिसर्च ये चाहे तो कर सकते हैं, मतलब वापस आके कर सकते हैं या कहीं से भी कर सकते हैं। ये उसकी बात हो गई। फिर स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर संस्कृत भाषा के ज्ञान पर भी विशेष बल दिया जाएगा, स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर। फिर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जैसी थी वैसी ही चलती रहेंगी, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, क्योंकि यहीं से फिल्ट्रेशन का काम मुख्य रूप से होता है। जो योग्य होंगे आगे बढ़ जाएंगे, जो नहीं होंगे योग्य वह उनके लेवल का काम कर लेंगे, जितनी उनका आईक्यू है उस आईक्यू के आधार पर जितना कर सकते हैं उस तरफ कोई स्किल सीख के उसमें शामिल हो जाएंगे। फिर बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक ना आने पर बच्चे दोबारा प्रयास कर सकते हैं। मींस अगर किसी बच्चे ने 12th का एग्जाम दिया या 10th का एग्जाम दिया, उसमें उसको जितनी अपने आप से अपेक्षा थी, उम्मीद थी, उतना उसका नहीं आया है, लेकिन उसे लगता है कि मैं और अच्छा कर सकता हूं, तो दोबारा से दे सकता है परीक्षा। और फिर क्या होगा, मान लीजिए उस दोबारा से जो परीक्षा आई है उसमें उसका और भी खराब रिजल्ट आया, पहले वाली में ज्यादा अच्छा था, तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी फैसिलिटी दी गई है इसमें कि जिसमें ज्यादा परसेंटेज होंगे उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। भले ही 2 बार दी है आपने खुद की मर्जी से, ऐसा नहीं फिर कि अड़ गया भाई जो सिस्टम था कि नहीं तुमने अपनी मर्जी से दी हम तो दूसरा वाले ही लेंगे। जिसमें भी बच्चे के ज्यादा मार्क्स है ताकि उसको आगे बेनिफिट मिल सके उसकी कॉलेज एजुकेशन में। क्लियर है इतना? फिर विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में, सरकारी व निजी उच्च शिक्षण संस्थानों पर एक ही तरह के नियम लागू होंगे। अब एक ही तरह के नियम की क्या यहाँ पर बात क्या है, 2 चीजों में, एक तो फीस का और दूसरा जो एजुकेशन सिस्टम है, प्रणाली है। सेमेस्टर सिस्टम चला रहे हैं तो प्राइवेट भी सेमेस्टर सिस्टम चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट जो कॉलेज है वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी करेंगे कि ईयरली ले लिया उन्होंने। एक जैसी प्रणाली पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि सारे इंडिया लेवल पर सब स्कूलों में सभी कॉलेजों में बिल्कुल एक जैसे सिस्टम से एजुकेशन दी जाए, ताकि कोई भी बच्चा, किसी भी रीजन का बच्चा किसी भी रीजन में जाकर काम कर सके, कोई उसमें रुकावट ना आए, किसी डिग्री या डिप्लोमा के कारण उसको अयोग्य घोषित ना किया जाए। सभी विश्वविद्यालयों हेतु एक ही प्रवेश परीक्षा होगी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। फिर 2020 तक अध्यापन के लिए 4 वर्ष की न्यूनतम डिग्री बीएड की डिग्री जरूरी की जाएगी। मतलब बीएड पहले 1 वर्ष का होता था, फिर बीच में बदलती रही उसकी स्कीम, कभी 2 वर्ष का कर दिया, कभी 4 वर्ष का, फिर 1 वर्ष का कर दिया, ऐसा बदलता रहा। लेकिन यहाँ पर डिसाइड किया गया कि इसको 4 वर्ष का किया जाएगा मिनिमम, मैक्सिमम ज्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम तो 4 वर्ष का। यानी जो टीचर बनने जा रहा है वह खुद 4 वर्षों की ट्रेनिंग लेकर आएगा कि पढ़ाया कैसे जाता है। फिर इच्छुक वरिष्ठ एवं रिटायर्ड अध्यापकों का बड़ा पूल बनेगा, जो यूनिवर्सिटी व कॉलेज के अध्यापकों को पेशेवर सहयोग देंगे। मीन्स इसका मतलब क्या है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट लोग हैं उनका एक ग्रुप बना दिया जाएगा। जिस ग्रुप में जिसमें जैसे साइंस वाला है तो साइंस के जो अलग अलग जगह पर हैं उन लोगों को एक ग्रुप में कर दिया, एक उसका पूल बना दिया। सोशल साइंस का अलग बना दिया। तो ये वरिष्ठ लोग, वरिष्ठ मतलब जो जिनकी सेवा हो चुकी है, कर चुके हैं, लेकिन एक्सपीरियंस उनके पास बहुत ज्यादा होता है। आप देखते होंगे कई बार आपके इंस्टीट्यूशंस में आपके जो एचओडी हैं या जो आपके विभाग के प्रमुख हैं, वह कई बार जो वर्कशॉप्स लगाते हैं, या अभी पेंडेमिक में बहुत वेबिनार्स का टाइम था, वेबिनार्स बहुत चलते थे, तो हम देखते थे कि उसमें सीनियर्स को बुलाया जाता था जो बहुत एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होते थे।
तो यहाँ पर यही बात की गई है। अभी तक ऐसे ही चलता था कि जिसकी मर्जी हुई उसने बुला लिया, जिसको लगा अपने उससे बुला लिया, लेकिन यहाँ पर क्या बात की गई है कि ऐसा उनका एक ग्रुप ही बना दिया जाए, अलग अलग ग्रुप्स बना दिए जाएं, जिससे जिस भी कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, इंस्टीट्यूशन को जरूरत पड़ती है तो उनसे सहयोग ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं कि क्या किया जाए। फिर शिक्षण संस्थानों के लिए फीस निर्धारण हेतु मानक तैयार होगा। इसके अंतर्गत निजी और सरकारी दोनों ही संस्थान आएंगे। ये एक बात इसमें की गई थी। ये हम समझ ही चुके हैं कि मनमानी फीस वसूल नहीं सकता कोई भी, प्राइवेट वाला हो उसको भी फॉलो करना पड़ेगा गाइडलाइंस को। क्लियर है इतना? कोई डाउट है इतने में बता दीजिए एक बार। मैम वो 360 वाला डिग्री का जो था वो इधर समझा दीजिए। एक बार 360 वाले डिग्री को समझ लेते हैं, इसको पूरा क्लियर कर देते हैं पहले। देखिए ये क्या है, 360 में इन्होंने ये कहा है कि बच्चे का हम भी पढ़ते हैं थे स्कूल में, जब क्या होता था, हमने पढ़ाई की, मान लीजिए हमारे क्वार्टरली एग्जाम होते थे, फिर हाफ ईयरली होते थे, फाइनल ईयरली होते थे। हम को टीचर पढ़ाते थे, हम नोट्स बनाते थे, कई बार बोर्ड पे लिखवाते थे और हम उसको उतार लेते थे। फिर उसको हमने पढ़ा, एग्जाम डेट आई, हमने एग्जाम दे दिया, टीचर ने कॉपी चेक कर ली और हमको पास कर दिया या फेल कर दिया, जो भी हमारी कंडीशन थी। तो यहाँ पर क्या कहा है कि जो भी बच्चे ने पढ़ा है उसका मूल्यांकन सिर्फ उसका टीचर नहीं करेगा, उसका मूल्यांकन कौन कौन करेगा? एक तो स्वयं करेगा, खुद भी मार्क्स देगा अपने को, जितने भी डिसाइड होंगे उसमें से खुद को देगा। मान लीजिए 100 में से उसने अपने आप को 80 दिए, लग रहा है उसको मैंने सब कुछ बहुत अच्छा किया तो 80 मार्क्स दे दिए। फिर उसके जो क्लासमेट्स हैं वह भी उसको देख रहे हैं कि इसका बिहेवियर कैसा है, ये पढ़ने लिखने में कैसा है, अच्छा IQ है या नहीं है इसका, उसके अकॉर्डिंग उसके क्लासमेट्स भी देंगे। इसमें क्या कंसेप्ट है, क्या सोचकर ये लाया गया है? सोचकर तो हर चीज अच्छी, उसको अच्छी वे में लेके आया जाता है, लेकिन इसका एक नेगेटिव फैक्ट ये भी असर हो सकता है कि भाई कोई बच्चे, दो बच्चों की आपस में नहीं बन रही है तो वह उसको क्या ज्यादा मार्क्स देगा या कम मार्क्स देगा? कम मार्क्स देगा ना। तो यहाँ पर ये वाली चीज होने की संभावना है। अब एक्सपर्ट्स ने कुछ सोचकर बनाया होगा, उस पर हम नहीं जा सकते। फिर तीसरा जो नंबर आता है वह है टीचर लोग, उसको मार्क्स देंगे, अपने अपने सब्जेक्ट के टीचर भी मार्क्स देंगे। तो 3 टाइप के लोग उसको देंगे, इसलिए इसको 360 डिग्री का असेसमेंट यहाँ पर कहा गया है। ये बात इसमें मेन है समझने वाली। क्लियर है प्रियंका जी? तो मैम मतलब वो जो रिपोर्ट कार्ड रहता है उसमें ये मतलब लिखा रहता है सेल्फ असेसमेंट और अदर असेसमेंट और टीचर्स असेसमेंट की, क्योंकि वो मार्क्स की बात आप बता रहे हो ना कि वो खुद भी अभी असेसमेंट अभी करेगा। ये इन्होंने पॉलिसी लेकर आए हैं। क्या होता है, कोई भी चीज आती है तो उसपे उसको लेकर आते हैं, फिर कई चीजें मान ली जाती हैं, कई चीजें नहीं मानी जाती हैं, सारी की सारी चीजें अप्लाई नहीं होती है। अभी 2020 में आई है तो हम इसमें देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें इसकी धीरे धीरे अप्लाई होती जा रही हैं, लेकिन अभी सारी चीजें अप्लाई नहीं हो पाई हैं। तो अभी आपको ये चीज मार्कशीट में देखने को शायद ना मिले, मे भी। अब हम स्कूल से, हमारा कोई इतना एकदम पर्सनली नहीं है, ना तो बच्चों के थ्रू और ना ही वहां पे एज ए टीचर, तो अभी इस बारे में इतना अच्छे से पता नहीं है। तो इसको क्या समझने के लिए आप लोगों को मार्कशीट देखना पड़ेगी, तभी आपको प्रैक्टिकल पता चलेगा कि ऐसा हुआ है या नहीं। अगर नहीं दिख रहा है तो समझ जाइए कि अभी ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं हुई है, उसमें नो या तो मैम ऐसा होगी। कुछ नहीं है, ऐसा तो अभी तक नहीं है, क्योंकि मेरे भी बेटी है तो उसके यहाँ से रिपोर्ट कार्ड में मैंने ऐसा कभी देखा नहीं। हाँ, तो अभी ये अप्लाई नहीं है और मे भी ना हो अप्लाई। उसको प्रैक्टिकली कई लोग उस पर सुझाव भी देते हैं कि नहीं, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया जा सकता, ये ठीक नहीं रहेगा, तो हो सकता है कि उसको ना भी किया जाए। ये ऐसी चीजें रहती है इसमें। ठीक है प्रियंका जी? ओके ओके मैम। ओके, अब हम आगे बढ़, किसी का और डाउट है? राखी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आपने हैंड रेस कर रखा है। नहीं मैम, नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया। क्या समझते हैं इससे आप? ओरिएंटल लर्निंग, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम से बताइए, किसी को कोई आइडिया है?
मैम स्वयं स्वयं प्रभा ये होंगे उसमें, ये सब। ये तो होंगे, लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट अगर पूछें तो क्या होगा इसमें? मैम जो पारंपरिक मतलब और वेस्टर्न और अपारंपरिक मैम, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। क्या होते हैं पारंपरिक में और क्या होते हैं अपारंपरिक में? मैम जैसे बोर्ड होता है पारंपरिक, और अपारंपरिक में अभी जो नॉन कन्वेंशनल में मैम जैसे डिजिटल जो है पूरा ऑनलाइन वगैरह हम पढ़ते हैं, जैसे ऐप बनाए गए हैं वो होगा। देखिए, तीनों को बहुत सरल तरीके से समझते हैं। हम वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली से ही देखते चले आ रहे हैं कि कैसे दी जाती थी शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा और औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा कहीं से भी मिलती है, लेकिन जब व्यवस्थित किसी प्रणाली, किसी पद्धति को फॉलो करते हुए नियमबद्ध तरीके से दी जाती है, तब वह औपचारिक हो जाती है। और कोई भी कहीं भी सीख लेता है वह अनौपचारिक हो जाती है। कोई मान लीजिए रेलवे स्टेशन पर गया, अब वहां पर ये सिस्टम आ गया कि भाई ऑटोमेटिक आपको टिकट मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन व्यक्ति जो गया उसे पता नहीं, आइडिया नहीं है, तो वहां या तो कोई गार्ड है या कोई सिखाने वाला है, उसने उसको सिखा दिया, उसने सीख लिया एक बार, ये भी शिक्षा हो गई। उसे जो नहीं पता था उसने जान लिया, तो ये कैसी हो गई? अनौपचारिक शिक्षा हो गई। तो इसमें कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में यही आएगा कि पारंपरिक और गैर पारंपरिक, औपचारिक या अनौपचारिक, इसको किसी भी रूप में देख सकते हैं। इसके पहले एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, ओरिएंटल। इस ओरिएंटल से क्या समझ में आ रहा है आपको? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? इसमें अभी का टाइम और जो हमारा एंशियंट टाइम है उसको मिलाकर बात करने की बात है इसमें। नहीं, उसको मिला के बात नहीं की जा रही है। बस एंशियंट वाली जो चीजें हैं, प्राच्य, उसमें भी प्राच्य, यहाँ पर हिंदी में अगर सिलेबस आप देखेंगे तो इसके लिए प्राच्य शब्द यूज किया गया है। प्राच्य का मतलब होता है यहाँ से हमारे पूर्व वाले चीजों के लिए बात हो रही है। जो हमने देखा था ना, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद, आप उसको जी। यहाँ से रिलेट कर के देख सकते हैं। तो उसी की रक्षा के लिए आप समझ लीजिए, उसी से रिलेटेड पूर्वी, इसमें सब आ जाएगा। पूर्व क्षेत्र में जितने भी कंट्रीज हैं, इंडिया आ जाएगा, या जो हमारे यहाँ इस्लामिक कंट्रीज आई पूर्व वाली, वे सब, उन सब का लिटरेचर इसमें आ जाएगा। और इंडिया का तो आएगा ही आएगा। जितने भी लोग यहाँ पर आए और उन्होंने अपने जो जो लिटरेचर डेवलप किया, उस सब की, उससे रिलेटेड जो भी रिसर्च हैं, जो भी प्रोग्राम, जो भी लाइब्रेरीज हैं, उनमें जो पांडुलिपियां होती हैं, स्क्रिप्ट्स होती हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होती हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर एक, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। वहां से आपको एक 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 छत के नीचे, जैसे हम पढ़ते हैं इंटर यूनिवर्सिटी, हमने पढ़ा था कि सबको सुविधा प्रदान करने के लिए एक एक जगह, एक प्लेस बनाया गया, ऐसे ही ये भी एक स्थान ऐसा है कि जहां से सबको, जो भी अपने प्राच्य मीन्स ईस्टर्न लिटरेचर से रिलेटेड जो भी स्टडी करना चाहता है, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है। क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। अब देखिए, यहाँ आपकी इस पिक्चर से यहाँ बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या समझ में आ रहा है? ये ओरिएंटल आपको समझ में आ रहा है। पूर्वकालीन जो शिक्षा थी हमारी, पूर्वकालीन जो लिटरेचर था, यहाँ पे दिख रहा है कि गुरुकुल व्यवस्था में एजुकेशन चल रही है। टीचिंग, टीचर सेंटर्ड टीचिंग है ये। टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट सिर्फ सुन रहे हैं, लिखने का कोई उसमें सिस्टम नहीं है। बच्चे की पे ज्यादा बेस्ड नहीं है ये। फिर ये आ गई दूसरी हमारी औपचारिक शिक्षा। इसमें क्या हो रहा है? आपकी किसी भी एक सिस्टम को फॉलो किया जाएगा, 10+2+3, या अब जो नया आ जाएगा उसको फॉलो कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? साल भर पढ़ाई करी जाएगी, उसके बाद एग्जाम हो जाएगा, बीच बीच में भी कुछ कुछ एग्जाम ले लिए जाते हैं। इसका फोकस क्या होता है? मेनली पढ़ो, पहले टीचर से पढ़ेंगे, नोट करेंगे, उसको याद करेंगे, परीक्षा दे देंगे, परीक्षा में पास हो जाएंगे। कुल मिला के एग्जाम में पास होना इसका ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे हमको ये समझ में आ रहा है। फिर इसका क्या है? नॉन कन्वेंशनल का, इसमें
आप ये एक अलग टाइप की, तीसरे टाइप की चीज है। इसमें ये दोनों टाइप की इसमें आ जाएंगी। आप औपचारिक भी ले सकते हो, अनौपचारिक भी ले सकते हो, लेकिन इसका माध्यम कैसा होगा? इसका माध्यम ऑनलाइन हो जाएगा। ई लर्निंग इसमें लिखा ही हुआ है ना। ई लर्निंग के माध्यम से आप घर बैठे बैठे एजुकेशन ले सकते हो, दूरस्थ शिक्षा। इसमें क्या क्या आप किए जाते हैं, जैसे मुक्त शिक्षा आ जाएगी आपकी, ओपन यूनिवर्सिटीज जो आती हैं, या फिर डिस्टेंस एजुकेशन इसमें आ जाती है। ओपन यूनिवर्सिटी में क्या रहता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है टाइम, आप अपने अकॉर्डिंग, ये पूरी तरह से स्टूडेंट सेंटर्ड है। ये भी टीचर सेंटर है, लेकिन ये पूरी तरह से स्टूडेंट सेंटर है। स्टूडेंट के पास जब टाइम होगा तब वह आकर क्लास कर लेगा उसके पास। और कोर्स भी एक हमारी है, सीनियर मैडम है, योगा क्लाइंट है मेरी, मैं उनको योगा सिखाती, योगा कर थेरेपी दे रही हूँ। तो उन्होंने अभी बताया वो नेचुरोपैथी से ओपन यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भोज मुक्त ओपन यूनिवर्सिटी है, उससे कोर्स कर रही हैं नेचुरोपैथी में। तो उन्होंने 1 साल पहले 2 साल पहले एडमिशन लिया था, किसी किसी कारण से वो एग्जाम में नहीं बैठ पाई, लेकिन उनका एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ। वो अपने हिसाब से बता देती है कि मैं अभी एग्जाम में नहीं बैठ पाऊंगी, उनको अगली डेट मिल जाती है कि आप अगले सेमेस्टर में बैठ जाइएगा। प्लस घर बैठे स्टडी मटेरियल भी भेजा जाता है। ये इसकी एक सुविधा है कि आपको जो जो चाहिए आप वहां से बात कर लीजिए, आपके घर पे सारा मटेरियल भी आ जाता है। तो ये पूरी तरह से स्टूडेंट सेंटर्ड है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि स्टूडेंट सेंटर मेथड कौन सी है, तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सी है, ई लर्निंग वाली या नॉन कन्वेंशनल लर्निंग जो है स्टूडेंट सेंटर्ड है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। प्राच्य अधिगम क्या है, ओरिएंटल प्रोग्राम क्या है? इसके अंतर्गत परंपरागत रूप से हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है, विशेषकर ईस्टर्न सोसाइटी, पूर्वीय समाज से संबंधित भाषाओं का अध्ययन। इसमें सारी आ जाएंगी आपकी, पूर्वीय समाज की भाषा, पाली भी आ जाएगी, संस्कृत भी आ जाएगी, चाइना की जो है वह भी आ जाएगी, यानी पूर्व के क्षेत्र जितने हैं सारी लैंग्वेज इसमें आ जाएंगी। प्राचीन विश्वविद्यालय का अध्ययन भी इसी में किया जाता है, जितने प्राचीन नालंदा है और कौन कौन से, तक्षशिला है, ऐसे जो विश्वविद्यालय हैं प्राचीन, उनका अध्ययन भी किया जाता है। इससे संबंधित क्लास है आज ना, नेक्स्ट? नो मैम। नहीं है, ठीक है। तो हम थोड़ा ज्यादा है, नहीं है, नहीं है थोड़ा मैम। थोड़ा पढ़ सकते हैं, ज्यादा देर पढ़ सकते हैं, थोड़ा इसको कंप्लीट कर Yes, लेंगे, मैम। ठीक है। इस इससे संबंधित ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, संबंधित जो इंस्टीट्यूशंस हैं ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। मींस जो ये वाला काम कर रहे हैं वे सब ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। क्लियर है इतना? थम्स अप कर दीजिए। ओरिएंटल लर्निंग इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट है यहाँ पर। थैंक यू नेहा जी। ओरिएंटल लर्निंग इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, ये लिस्ट है। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। सेम 4 ऑप्शन दे देंगे, या तो एक पूछ लेंगे कौन सा है कौन सा नहीं है, या फिर कोड से एक से ज्यादा भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये लिस्ट पता होनी चाहिए। आरडीआर लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर, एशियाटिक सोसाइटी, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गंगानाथ झा केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ, और कप्पू स्वामी शास्त्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, मद्रास संस्कृत कॉलेज, मैथिक सोसाइटी, ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, संस्कृत एकेडमी, संस्कृत शास्त्रीय संस्कृत साहित्य परिषद, द गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज, सरस्वती महल लाइब्रेरी। ये बहुत फेमस है। इनमें से बहुत सारी चीजों के बारे में आपने पहले से सुना होगा, पढ़ा होगा। विश्वेश्वरनाथ विश्व बंधु इंस्टीट्यूट ऑफ संस्कृत एंड इंडोलॉजिकल स्टडी, ये है। एक दो और भी हो सकते हैं, तो इनको आप ओपन करके अगर डिटेल इनकी जानना है, वैसे आवश्यकता नहीं है ज्यादा डिटेल में जाने की, नाम ही पर्याप्त है। हाँ, ये देख सकते हैं कौन सा कहाँ पर है, किसी किसी का तो लिखा हुआ है, किसी का नहीं है, उसका देखना है कहाँ पर है, कब स्थापना हुई। तो उसके लिए आप इनको नेट पे
टाइप करके नहीं, कि ओरिजिनल जो वेबसाइट होती है खुद की पर्सनल, उस पर से इसकी आप जहाँ पे लिखा रहता है ना अबाउट वाला, तो वो उसमें आपको उसकी सही जानकारी मिलेगी अबाउट द यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां से सही जानकारी मिलेगी। प्लस अगर ये कितने हैं और कौन कौन से हैं, तो उसके लिए आप दो जगह से देख सकते हैं, या तो यूजीसी से या फिर हमारा जो कल हमने वेबसाइट एक खोली थी हायर एजुकेशन की, वहां से देख सकते हैं। ये हमारे इंस्टीट्यूशंस हो गए ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम के। अब ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम प्रेजेंट में कैसे काम कर रहा है, क्या है उसका देखते हैं। वर्तमान समय के सभी वोकेशनल एजुकेशन से संबंधित कार्यक्रम इसके अंतर्गत आते हैं। वोकेशनल एजुकेशन मीन्स करने वाला, हाथ से जिसमें कोई ना कोई काम किया जाए, ऐसी वाली एजुकेशन, इसी पर मेनली ये बेस्ड होते हैं। हाँ बताइए प्रियंका जी। स्किल बेस्ड में। स्किल बेस्ड, वेरी गुड। फिर सूक्ष्म समयावधि आधारित होते हैं, मीन्स कोई भी 6 या 1 साल का कोर्स करेगा बच्चा और सीख लिया उसने उसको, फिर उसको अप्लाई कर लिया और उसको तुरंत मतलब सीख लिया, प्रैक्टिस में ले आए और कहीं ना कहीं उसको तुरंत ही जॉब मिल जाती है। एग्जाम्पल, कोई ने फ्रेंच लैंग्वेज सीख ली, ये ओरिएंटल है तो हमको यहाँ पे स्किल वैसी ही लेनी पड़ेगी जो ओरिएंटल से रिलेटेड हो, मतलब यहाँ की प्राचीन प्राच्य जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड हो। मान लीजिए भाषाओं की बात हो रही है किसी भी तरह की, तो किसी ने कोई लैंग्वेज चाइनीज लैंग्वेज सीख ली या संस्कृत सीख ली, टीचर बन गया, अब वह तुरंत ही उसकी प्रोफेशनली उसको दूसरों को सिखाना शुरू कर सकता है, तो उसका क्या हो गया, रोजगार फिक्स हो गया। या उसने सीख लिया है कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाकर भी वह अपनी टीचिंग की सेवाएं दे सकता है, तो वहां से उसका रोजगार तुरंत ही जैसे ही सीखता है वैसे ही रोजगार से लग जाता है। सबसे अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा जल्दी रोजगार देने वाली कौन सी प्रोग्राम है, कौन से कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें यही आएगा। ओरिएंटल जो प्रोग्राम्स होते हैं वह सबसे ज्यादा रोजगार उन्मुखी होते हैं, सबसे ज्यादा जल्दी रोजगार प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें एडमिशन कब मिल जाता है, 12वीं या स्नातक मीन्स यूजी के बाद, 12th या यूजी के बाद ही एडमिशन ले सकते हैं इसमें, इसके बाद में मिल जाता है। पूरा ग्रेजुएशन पूरा डिग्री कंप्लीट होने के बाद या पीजी के बाद ही मिले ऐसा नहीं है। फिर 6 मंथ टू 1 ईयर के कोर्स होते हैं और इसमें कार्यक्रम के बाद रोजगार की गारंटी होती है। ये चीजें इसमें वोकेशनल एजुकेशन इस तरह से वर्तमान में कार्य कर रहा है। अब हम देखेंगे हमारे जो कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम है, मीन्स पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम या औपचारिक शिक्षा। इसमें क्या हो रहा है, यह कार्यक्रम पहले से चल रहा है, देख रहे हैं हम सारी जितनी भी हमने एजुकेशन प्रणाली पढ़ी सब में देख रहे हैं हम कि एक सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही एजुकेशन दी जाती है, एग्जाम लिया जाता है और मूल्यांकन किया जाता है, रिजल्ट दिया जाता है। ये चल रहा है शुरू से अभी तक। फिर इसके अंतर्गत स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो भी प्रोग्राम्स हैं वे सब आएंगे। स्कूल लेवल की 10+2+3 या नई वाली 5+3+3+4। फिर इसमें क्या होता है, श्यामपट। श्यामपट मीन समझते हैं क्या होता है, किसको नहीं पता है श्यामपट का मतलब वो बताएंगे। ब्लैक बोर्ड, कोई ऐसा भी है जिसको नहीं पता है? नहीं होगा कोई ऐसा, सबको पता होगा। और चाक के माध्यम से पढ़ाया जाता है, ब्लैक बोर्ड, वेरी गुड। शिक्षक बोर्ड पर लिख देते हैं, बच्चे नोट कर लेते हैं, याद करके परीक्षा देते हैं और पास हो जाते हैं, यही होता है। इसमें सामान्य कोर्स जैसे स्नातक, परास्नातक, एमए, एमएससी, ये सब मतलब जितने भी कोर्सेज होते हैं वे सब इसमें आ जाते हैं औपचारिक शिक्षा में। इससे रोजगार प्राप्ति में अधिक समय, बच्चा पढ़ेगा पहले तो पूरी एजुकेशन करेगा, उसके बाद में कहीं उसका यूजी पीजी हो जाएगा, तब वह जाके, वहां क्या हो रहा था 12th कर लिया पर्याप्त है, आप आ जाओ एडमिशन मिल जाएगा, यहाँ पूरी क्लास हो जाएगी उसकी तभी जाकर। हालांकि स्वरूप में चेंज आया है, बदलाव बहुत आए हर जगह, लेकिन अगर एक ओवरव्यू के उससे देखें तो यही होता है कि सारा पढ़ाई, आपको कोई स्पेसिफिक फील्ड में जाना है। अब मान लीजिए किसी को टीचिंग प्रोफेसर ही बनना है, तो जब तक पीएचडी नहीं कर लेगा, अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हो जाएगा, उसका डीप नॉलेज नहीं ले लेगा, तो कैसे
प्रोफेसर बन जाएगा या असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएगा, तो कितना इंतजार करना है उसको, तो कितना लंबा समय इसमें लग रहा है। मन बहलाने के लिए, ये जरूरतें पूरी करने के लिए हम बीच में दूसरे रोजगारों से लग जाते हैं, लेकिन ये हमारा वास्तविक रोजगार नहीं है अगर हम किसी टारगेट को लेकर चल रहे हैं तो। फिर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम की विशेषताएं क्या है? ऑन कैंपस एजुकेशन विथ फिक्स्ड टाइम, एक टाइम ड्यूरेशन होता है फिक्स, उसमें मिलती है। रिक्वायर रेगुलर अटेंडेंस, अटेंडेंस भी होना चाहिए। आपने देख रहे हैं शुरू से और आज भी है कि इतने % आपकी अटेंडेंस कंपलसरी है, उससे कम आपकी होगी तो एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। सुनते आ रहे हैं बचपन से ये चीज, हालांकि ये एक फर्क होता है। कंप्यूटर को आप बोल दोगे तो बिल्कुल नहीं बैठने देगा, एआई को लगा दोगे तो मना कर देगा नहीं आना है, लेकिन मैनुअल में और उसमें अंतर यही होता है कि टीचर समझ जाता है, उसको प्रॉब्लम बता दो कि भाई क्यों नहीं हम कर पाए तो बैठने देगा। फिर एम्फेसिस मोर ऑन टीचिंग नॉट ऑन लर्निंग, मीन्स सीखने पे कम बल है, पाठ्यक्रम को पूरा करने पे ज्यादा जोर है, प्रोसेस को फॉलो करने पे ज्यादा जोर है, सीखने पे उतना कोई जोर नहीं है। टीचर सेंटर्ड लर्निंग है, टीचर की ही चल रही है, स्टूडेंट को समझ में आया नहीं। बच्चे कम से कम 60 बच्चे होते हैं एक क्लास में, अब सारे बैठे हुए हैं, टीचर ने समझाया, ब्लैक बोर्ड पर सवाल समझा दिया, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं हम, जो भी बता रहे हैं, टीचर ने समझा दिया। अब बच्चों से पूछा, समझ में आ गया? कुछ बच्चे एक्सपर्ट होते हैं, आईक्यू लेवल उनका बहुत ज्यादा होता है, उन्हें बोल दिया हाँ आ गया आ गया। अब बेचारे जिसको नहीं आया है समझ में, क्या कहेगा? आप सबका एक्सपीरियंस रहा होगा, आपको कई बार ऐसा फील हुआ हो कि कोई चीज नहीं आई समझ में, तो आप क्या पूछिए, आपने नहीं पूछी होगी। इतने सारे बच्चों के हुआ है किसी के साथ? बताइए, रिप्लाई करेंगे मैसेज करके, किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? नहीं मैम, हम तो पूछते थे बहुत ज्यादा। अभी भी पूछ ही रहे हैं मैम। नहीं, कुछ बच्चे, अब भैया आप लोग हाई लेवल के आईक्यू वाले हैं तो आप कुछ बच्चे नहीं आया उनको समझ में तो नहीं पूछते थे, क्योंकि हम खुद भी थे, हमारा मैथ्स बहुत वीक रहा है, एक फोबिया टाइप का बचपन से मैथ्स के प्रति और इंग्लिश के प्रति हो गया कि नहीं मैथ्स नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो जो फोबिया बचपन में है वो चलता रहता है, तो नहीं पूछते थे। भाई इन सबको आ रहा है मतलब हमको नहीं आ रहा है, तो हम ही में कमी है, तो हम डर के ही नहीं पूछते थे। और टीचर भी ये नहीं सोचता था कि भाई सबका एक देखा जाए, जो बच्चे बार बार बता रहे हैं हाँ हाँ आ गया, उन्हीं की सुन रहे हैं, कभी उनको छोड़ के जो नहीं बोल रहे हैं उनके पास टीचर नहीं पहुंच पाते हैं कि आप बताओ आपको आया कि नहीं आया, पीछे वाले किसी से भी पूछ लिया आप बताओ आया कि नहीं आया, ऐसा नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं ये कैसी हो गई, टीचर सेंटर्ड हो गई, इसमें स्टूडेंट का उतना कहना चाहिए इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। फिर स्टूडेंट असेसमेंट थ्रू ट्रेडिशनल वे लाइक रिटर्न एग्जाम, हमेशा से रिटर्न एग्जाम पहले नहीं चलता था, पहले तो और एग्जाम ही नहीं होता था, लेकिन अभी जो एक सिस्टमेटिक सिस्टम चालू हुआ है तब से क्या हो गया, बस एक रिटर्न एग्जाम ले लिया। अब भैया नकल करोगे भी तो बच्चे पास हो जाते हैं, जरूरी थोड़ी कि बच्चे को आते ही है और इसीलिए पास हो गया। ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि नोट ले गए हैं, 10 का नोट 50 का नोट, उस पे नकल लिख के ला रहे हैं 10th क्लास में, दुपट्टे के ऊपर लिख कर ला रहे हैं, कुर्ती के ऊपर लिख कर ला रहे हैं, ऐसे ऐसे केस देखे हैं। तो फिर ये कैसे सही व्यवस्था होगी? तो कहीं ना कहीं ये सब चीजों को देख के आधुनिक जमाने में उनके स्वरूप में परिवर्तन की आवश्यकता हुई और परिवर्तन लाया गया बुद्धिजीवियों द्वारा। फिर अब हम गैर परंपरागत अधिगम की बात करें, नॉन कन्वेंशनल, इसके अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा, मुक्त शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा आते हैं। पत्राचार शिक्षा मीन्स घर आपके सिलेबस मिल जाएगा, बुक मिल जाएगी, पत्राचार के माध्यम से आपको एग्जाम देना है। अब इस पत्राचार में क्या सुविधा होती थी, अभी तो आई डोंट नो ये होती है या नहीं, मैंने अभी इसके बारे में ज्यादा डीप में जाकर पढ़ा नहीं है, कि आपके 6 सब्जेक्ट है, मान ले कोई 10th क्लास का बच्चा है, एक ही सब्जेक्ट में पास हुआ है, तो वह 10th क्लास का बच्चा इन सारे सब्जेक्ट को इस पत्राचार के माध्यम से अलग अलग पास कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो सारे सब्जेक्ट में एक ही बार में पास हो, एक की पढ़ाई कर ले उसमें पास हो जाए,
बाकी में फेल भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी मानी जाएगी, फिर सारे जितने भी टाइम में हो जाए उसका। ये पत्राचार का ये लाया क्यों गया था, कई बच्चे ऐसे ही थे कि जो भैया कितना पढ़ने के बाद भी नहीं होते थे, और जो टेंथ क्लास थी उसमें एक बार में पास नहीं हुए, किसी सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ गई तो उसको सप्लीमेंट्री देके सप्लीमेंट्री में या तो पास हो गए, लेकिन अगर फेल हो गए तो एक जमाना ऐसा था कि टेंथ की परीक्षा में दोबारा नहीं बैठ पाते थे। धीरे धीरे चीजों में बदलाव आया। फिर प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत जो व्यक्ति जिनका स्कूल का टाइम एज निकल चुकी है लेकिन उनको ज्ञान की आवश्यकता है, उनको उनमें साक्षरता लानी है, पूरे इंडिया में लिटरेसी 100% करनी है, तो उन लोगों को भी शिक्षा देनी पड़ेगी। कैसे दे रहे हैं, किसी ना किसी ऑनलाइन के माध्यम से या एनजीओ के माध्यम से, ऑफलाइन किसी भी तरह से उनको इसमें लाना है। तो ये भी गैर पारंपरिक में, यानी ना कोई स्कूल है ना कोई फिक्स सिलेबस है, कोई औपचारिक माध्यम नहीं है पढ़ाई का, किसी भी तरह से जिसमें आपको सुविधा हो रही, जैसे सुविधा हो रही है आप वैसे पढ़ सकते हैं। वैसे बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स चलते हैं। फिर यही चीजें यहाँ लिखी है कि नियमित विद्यालय नहीं है, अपनी सुविधा अनुसार टाइम दे सकता है स्टूडेंट, और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से पढ़ सकता है, सिलेबस भी खुद डिसाइड कर सकता है। ऑनलाइन मोड के माध्यम से रोजगार परक शिक्षा दी जाती है। रोजगार भी इसमें भी रोजगार प्राप्ति में समय लगता है। क्यों लगता है? हाँ प्रियंका जी बोलिए। मैम इसमें ओपन यूनिवर्सिटी की बात हो रही है क्या? ओपन यूनिवर्सिटीज भी आ जाती है, जो मुक्त शिक्षा है ना, ओपन यूनिवर्सिटी ही आ जाएंगी इसमें। कैसे भी आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। और रोजगार प्राप्ति में टाइम क्यों ज्यादा लग रहा है? अब इसमें हमने स्टूडेंट सेंटर्ड कर दिया है, तो स्टूडेंट अपने हिसाब से टाइम दे रहा है, उसको जब लग रहा है, जब उसके पास टाइम है तब करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं वह जो उसको सीखना है उसमें टाइम ही तो ले रहा है, ज्यादा टाइम लगेगा तो ज्यादा, जब तक सीखेगा नहीं तब तक रोजगार कैसे मिलेगा? ओपन स्कूल्स भी आएंगे, जितने भी जिसमें भी ओपन वर्ड लगा हुआ है, मुक्त का मतलब यहाँ पर ओपन से ही, यूनिवर्सिटी हो या स्कूल हो सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, ये यहाँ तक हमारा हो गया। अब भारत में उच्च शिक्षा से संबंधित कुछ योजनाएं हैं, बताइए करना है या थक गए हैं? दो चार हैं, ज्यादा नहीं है, शॉर्ट में समझ लेंगे उनको, आपका ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा जो हमने पढ़ लिया, ये हमारा थर्ड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। कौन सा वाला था? भारत में प्राच्य और गैर पारंपरिक। हमारे तीन टॉपिक हमारे हो गए हैं। व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल के लिए कल मैंने होमवर्क दे दिया था, कैसे उसको पढ़ना है, तो वो आपका वहां से हो जाएगा। मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, तो पर्यावरण वाली आई थिंक आपकी क्लास चल रही है हायर एनवायरमेंट की, वहां से कंप्लीट हो जाएगा। और मैं इसको देख लूंगी एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें जो भी चीजें होंगी। हमारी संडे को जो लास्ट क्लास रहेगी, फाइनल क्लास रहेगी, उसमें ओवरऑल जो जो आपका बचा हुआ है वो सब हम कवर कर लेंगे। भले ही हमको 2 शिफ्ट में लेनी पड़े, 1 घंटे की पहले लेके 1 घंटे की हम अलग से ले लेंगे, अगर आप लोग तैयार हो तो। मेरे हिसाब से फिर संडे को ओवर हो जाएगा। अभी ये बताइए, समझ लें इसको या रुकना है फिर? रिप्लाई समझा करिए, समझा दें, ठीक मैम। है। थैंक, आधा घंटा हाँ ले लीजिए मैम, आधा घंटा ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आधा घंटा भी शायद ही लगेगा और कम में हो जाएगा। भारत में उच्च शिक्षा से संबंधित योजनाएं कौन कौन सी हैं देखते हैं। सबसे पहले रूसा, कहाँ गया रूसा? ये है। रूसा मीन्स, किसी को आइडिया है? राष्ट्रीय उच्च शिक्षा, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है इससे? इसको देखेंगे आप लोग, ये होमवर्क है आपका, इसको देखेंगे या तो अभी आगे मिल जाएगा। ठीक है, मैम ये ये आ गया। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा हाँ, अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर राष्ट्रीय, शिक्षा। हाँ। इसको क्यों, कब गठन हुआ इसका? हुआ इसका गठन हुआ 2013 में, केंद्र सरकार द्वारा किया गया। क्यों किया गया? राष्ट्रीय नहीं है ये, रूरल है। एक सेकंड में कंफ्यूज हो जाऊंगी। नहीं वो ठीक है, राष्ट्रीय है, ठीक है भाई, ये आप सही बोल रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या था गठन का? राज्य विश्वविद्यालयों के उच्चतर शिक्षा को बढ़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। और
जितने भी राज्य स्तर के यूनिवर्सिटी मतलब स्टेट यूनिवर्सिटीज के डेवलपमेंट के लिए इसको बनाया गया। फिर क्या था इसका मुख्य बात क्या थी? 2016-17 से प्रत्येक विश्वविद्यालय को 1500 करोड़ स्टेट में हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए दिए जाते हैं। आप सोच लीजिए कितना बड़ा अमाउंट है ये। 1500 करोड़ गवर्नमेंट को दिए जा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को दिए जा रहे हैं। वो जैसी जरूरत हो वैसे उस स्टेट के यूनिवर्सिटीज में हायर एजुकेशन में उसको खर्च करेगी इस 15 करोड़ को। कब से दिए जा रहे हैं? 2016-17 से। ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी, गठन याद रखना है। 13 अक्टूबर को किसने किया? केंद्र सरकार ने किया और राज्य विश्वविद्यालयों के उच्चतर शिक्षा को बढ़ाने के लिए किया। और ज्यादा डिटेल के लिए कुछ और हो सकता है आपको खास चीज मिल जाए, रूसा पर जाएंगे। कहाँ से मिलेगा? एमपी गवर्नमेंट में जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, प्लान्स हैं, उनको आपको अगर उसकी प्रॉपर नेट पे आप डालेंगे बहुत सारे आपको मिल जाएंगी जानकारी, लेकिन उसमें ऑथेंटिक कितनी है उसका कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए आप जो ऑफिशियल वेबसाइट गवर्नमेंट की होती है वहां जाकर आप डेटा को देखिए, पढ़िए, वहां से आपको एकदम सही और करंट जानकारी मिल जाएगी। हो सकता है इसमें ये पुरानी जानकारी है, हो सकता है उसमें आपको कोई अभी नया कुछ मिल जाए, तो ये आपको जाकर सर्च करना है वहां पे जितनी भी अभी आप देखेंगे ये प्लान्स। दूसरा है उन्नत भारत अभियान। इसमें क्या कहा गया है? एक तो ये 2 बार आया है, पहले बनाया 1.0 जैसे रोबोट फिल्म थी 1 पॉइंट पहली और फिर दूसरी आई थी 2.0, वैसे ही है ये भी 2.0। 11 नवंबर 2014 को इसका गठन हुआ और दूसरा वाला कब आया? 25 अप्रैल 2018 को। ये दोनों डेट्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। डेट्स कैसे याद रहेंगी उसका तरीका पहले ही बता चुके हैं। आपको लिस्ट बनानी है, उस लिस्ट में नाम लिखना है, उससे रिलेटेड व्यक्ति का नाम लिखना है और ईयर लिखना है, डेट लिखना है। पूरी एक लिस्ट आपके सामने होगी, बिल्कुल 2 के टेबल के जैसे उसको पढ़ना है आपको, क्योंकि वो तो फैक्ट है ना, उसमें समझने वाली कोई बात नहीं, उसमें आपको कोई लॉजिक लगाना नहीं है। सूरज पूर्व से उगता है मीन्स उगता है, उसमें आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना है, उसमें आपको सिर्फ याद करना है। ठीक है। फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वर्तमान में क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय में हो गया है ये। इसके लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। नोडल एजेंसी से मतलब यहाँ पर क्या है? वित्त से रिलेटेड, फंड से रिलेटेड जो भी व्यवस्थाएं होंगी एक मीडिएटर के रूप में, कि किसी कॉलेज को जरूरत है वहां उसको देना, प्रोवाइड करवाना, और उसके बाद में अब जो भी जितना भी पूरे इंडिया में जितना भी फंड कहाँ कहाँ खर्च होता है उसका एक ऑडिट होता है। उसके लिए एक भारत सरकार का ऑडिट होता है, एक व्यक्ति होता है एजी जिसको बोलते हैं, तो वो पूरा ऑडिट करता है, तो उस तक फिर जानकारी पहुंचाना भी इसी का काम होगा, इसीलिए इसको नोडल एजेंसी यहाँ पे बोला गया है। फिर विशेष बिंदु इसमें क्या है? सभी महत्वपूर्ण संस्थाएं जैसे आईआईटी, एनआईटी के स्टूडेंट्स और टीचर, जो आईआईटीज हैं और जो एनआईटीज हैं उनके टीचर क्या करेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, वहां पर ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने कैसे किया जा सकता है इस पर अपने सुझाव देंगे। मान लीजिए हो सकता है कि कहीं किसी गांव में जा रहे हैं, वहां पर जो प्रॉब्लम है उसको पहले ही सॉर्ट आउट किया जा सका है किसी प्लान के थ्रू, उसके लिए कोई प्लान आ चुका है, लेकिन उस ग्राम के लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो ऐसे ही वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, बता देंगे, जानकारी दे देंगे। या फिर किसी भी प्लान में अभी तक उस प्रॉब्लम को लेकर कोई प्लान नहीं आया, उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, तब उससे रिलेटेड फिर कोई प्लान बनाया जाएगा, उसको कोई सॉल्यूशन निकाला जाएगा। ये काम करने की जिम्मेदारी किसको दी गई? जो आईआईटीज थी, जो एनआईटीज थी, उनके स्टूडेंट्स और टीचर को दी गई। फिर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली आईआईटी
दिल्ली को उन्नत भारत योजना के लिए राष्ट्रीय समन्वय संस्थान के रूप में नामित किया गया है। मतलब नेशनल कोऑर्डिनेटिंग, जितने भी इस एजेंसी का, इस अभियान को सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ में उनको बताने के लिए या उनकी जो भी चीजें रहेंगी साथ में लेके चलने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए दिल्ली में बात करना पड़ेगी, दिल्ली आईआईटी से संपर्क करना पड़ेगा। फिर उन्नत भारत अभियान के शुरुआती चरण में 143 संस्थानों को चुनौती मोड पर चुना गया था। चुनौती मोड पर चुने जाने से यहाँ पर मतलब ये है कि पहले देखते हैं, कोई भी काम हम करते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि एक हम टारगेट लेके चलते हैं कि इसको हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये एक हमारे लिए चैलेंज होता है। मान लीजिए आपको टास्क दिया कि पूरे PYQ अभी तक पेपर 1 के हायर एजुकेशन के जितने भी हैं, आप ठीक है उतने पूरे मत कीजिए, आपको एक टारगेट दे दिया कि आप 2000 से लेकर 2010 तक के जितने भी PYQ हैं हायर एजुकेशन के सब लेके आएंगे। अब बहुत सारे हैं, वर्ष में 2 बार परीक्षा होती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे होंगे। तो एक चैलेंज है ये कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए आपने कर लिया उसको, तो आपका टारगेट, आपका टास्क कंप्लीट हो गया, आप सफल हो गए उसमें, तो आपका चैलेंज तो जो था वो पूरा हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे बात किया कि स्टार्टिंग में इसमें 140, ये याद रखना है नंबर कि स्टार्टिंग में कितने लिए गए थे, 143 एज ए चैलेंज लिए गए थे। फिर वर्तमान में कितने संस्थान है ये आपको देखना है, ये आपका होमवर्क है। अभी इसमें उन्नत भारत के अंतर्गत कितने आ रहे हैं ये आपको देखना है, नोट कर लीजिए इस होमवर्क को। फिर उन्नत भारत अभियान 1.0 एक प्रकार से निमंत्रण मोड था। क्यों? इनको इंस्टीट्यूशंस को आमंत्रित किया गया था ये काम करने के लिए, इसलिए निमंत्रण मोड पर था। और दूसरा वाला कैसा था? चुनौती मोड पर था दूसरा वाला भी। क्यों? क्योंकि काम करने के लिए इसमें, और अब एक बार का अपन ने देख लिया कि क्या क्या है, अभी तो सिर्फ जाकर देखा था, अब उस पर काम करना था वास्तविक रूप से कि कहीं चीजें ठीक है उससे प्लान से हो गए हैं लेकिन कहीं नहीं हुए, और पहले कम, जैसे ये संख्या कितनी है 143 है ओनली, फिर इस संख्या का धीरे धीरे बढ़कर लास्ट ईयर तक शायद 1000+ थी। तो बड़े लेवल पर जब हो गया है तो फिर उसमें डिफिकल्टीज भी बढ़ जाती हैं। अब इसमें एक चीज और क्या कर दी, कंपलसरी लगा दिया कि प्रत्येक जो इंस्टीट्यूट है उसको कम से कम 5 गांव को अपनाना आवश्यक होगा। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने क्या लागू किया है कि हर विधायक अपने क्षेत्र के 5 गांवों को गोद लेगा और गोद लेके उसके डेवलपमेंट, उन गांवों के लिए डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। तो ऐसे यहाँ पर इंस्टीट्यूट को 5 गांवों को अपनाने की बात की गई है। फिर एक आता है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स, ज्ञान। इसका क्या काम है? इसके नाम से समझ में आ रहा है, ज्ञान। ज्ञान का क्या मतलब होता है? जिसको जानकारी है या जानकारी की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसका मुख्य जो उद्देश्य है, जो अलग अलग अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट लोग हैं, जैसे हमने अभी शिक्षा नीति में भी देखी थी ये वाली चीज, उनका एक पूल बना दिया जाएगा जो अलग अलग लेवल के लोग हैं उनका। ऐसे यहाँ इंटरनेशनल लेवल पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट को इसके अंडर लाना है और उनको यहाँ पर आमंत्रित करेंगे, हमारे यहाँ पर आए, जो उनको नॉलेज है यहाँ के लोगों को दें, और ऐसे ही जो यहाँ के एक्सपर्ट लोग हैं वह भी दूसरी जगह जाकर अपने नॉलेज को शेयर कर सकें। इसकी शुरुआत कैसे हुई? स्मृति ईरानी जो है उन्होंने गोवा में इस बात को कहा था कि एक अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध विशेषज्ञों द्वारा अतिथि व्याख्यानों की एक प्रणाली विकसित की जाए। उसी के आधार पर इसको डेवलप किया गया। फिर उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी ज्ञानी वैज्ञानिक हैं उन सभी को एक नेटवर्क प्रोवाइड करवाना, उनके लिए एक नेटवर्क तैयार करना। कब गठन हुआ? 30 नवंबर 2015 को इसका गठन हुआ। विज्ञान और उद्यम क्षेत्र के प्रतिभावान वैज्ञानिकों को भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाने के लिए आमंत्रित करना और अनुसंधान में भागीदारी बनाना।
अब जो खुद अनुसंधान मतलब रिसर्च कर चुके हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनके जो एक्सपीरियंस रहे हैं, यहाँ के लोगों को अगर उसकी जो जानकारी नहीं है उसमें हेल्प करना, उनको सहयोग देना, ये मुख्य उद्देश्य इसमें आ जाता है। एक राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, एक छोटा सा ये भी है। इसकी स्थापना हुई 9 जुलाई 2015 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद द्वारा। कौन थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद? पूर्व राष्ट्रपति। पूर्व राष्ट्रपति और ये साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट थे। कहना चाहिए कि हमारे भारत को जो प्रौद्योगिकी है उसकी ऊंचाइयों पर ले जाने वाले व्यक्ति थे। बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए व्यक्ति थे। उन महान व्यक्तियों में से एक थे कि जो मतलब इंसानियत से ऊपर उठकर बहुत अलग ही होते हैं। उनको मतलब ऐसा लगता है कि भगवान ने बहुत अलग समय में फुर्सत से बनाया है। तो जी जी जी, मिसाइल मैन। उद्देश्य क्या था इसका? 6 से 18 वर्ष के बच्चों को विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना, बस इसका यही उद्देश्य था। ये बहुत छोटा सा है, इसको डेट याद रख लीजिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव याद रख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा जो प्लान्स थे वो कंप्लीट होते हैं। अब कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके बारे में देखेंगे। ई पाठशाला, ये सिर्फ यहाँ पे इनको मैं लेकर आई हूँ। इनकी डिटेल आपको खुद सिस्टम से या मोबाइल पर जाकर टाइप करके ओरिजिनल जो वेबसाइट है वहां से जाके आपको लर्न करना है। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड हैं, इनको यहाँ समझाने से नहीं समझाया जा सकता। यहाँ आप इनको खुद खोल के देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ये क्या है? ई पाठशाला। इसमें एनसीईआरटी की सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिन्हें कंप्यूटर अथवा स्मार्टफोन के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। तो क्वेश्चन आएगा तो आप उसका, जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा आप उसको आंसर करना पड़ेगा। इसमें ऑडियो तथा वीडियो की भी सुविधाएं हैं। नेक्स्ट, दीक्षा कहाँ रह गया? हाँ, दीक्षा भी है। फिर है प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता योजना, विशेष रूप से शोध को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है। पात्र कौन होंगे? मान्यता प्राप्त आईआईटी, आईआईएससी, एनआईटी, आईआईएसआईआर, आईआईआईटी, ये इसके लिए पात्र होंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष टॉप 25 इंस्टीट्यूट इसमें शामिल होंगे, एनआईटीज वाले। और इस योजना में पात्रता हेतु गेट परीक्षा में प्राप्त स्कोर को 750 जो पहले चाहिए होता था उसको कम करके 650 यानी 100 मार्क्स उसमें रिड्यूस कर दिए गए हैं, ताकि इस बात की पात्रता की श्रेणी में आ सकें। फिर पीएमआरएफ, ये योजना है, इसी को शॉर्ट में कर दिया है पीएमआरएफ। योजना हेतु पात्रता को निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक डायरेक्ट एंट्री और एक लेटरल एंट्री। इनकी डिटेल आप इस योजना पर जाकर देख लीजिएगा कि डायरेक्ट एंट्री किसको मिल रही है, लेटरल एंट्री किसको मिल रही है। फिर दीक्षा डिजिटल लाइब्रेरी है, स्पोकन ट्यूटर भी है। दीक्षा को समझते हैं। सबसे पहले दीक्षा में क्या है खास बात? ये टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट, अभी तक सारी चीजें टीचर और स्टूडेंट की बात होती थी, लेकिन इस पोर्टल पर पेरेंट्स के लिए भी सुविधा है। कितना अच्छा पोर्टल होगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको आपके लिए असेसमेंट्स मिल जाएंगे, असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, बुक्स मिल जाएंगी। आप उसमें जब लॉगिन करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप टीचर हो, स्टूडेंट हो या पेरेंट हो, उसी के अकॉर्डिंग वो आपको ट्रीट करेगा। अगर आप टीचर हो तो टीचिंग से रिलेटेड चीजें आपको देगा, और अगर आप पेरेंट हो तो बच्चों के साथ में आपको अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट करना है, क्या करना है, उससे रिलेटेड चीजें आपको इसमें मिलेगी। पढ़ना चाहिए, उसको खोल के देखना चाहिए आपको। अगर बच्चे छोटे हैं घर में, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एनसीईआरटी की पुस्तकें यहाँ भी उपलब्ध हैं। यह राज्यों, शिक्षक, शिक्षा संस्थानों और निजी संस्थानों द्वारा उपयोग के लिए शिक्षक केंद्रित पहलों के लिए एक अनुकूल, योग्य नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है।
सारे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। सभी को लाभ मिल रहा है इसमें, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को और बच्चों को। ये हमारा दीक्षा हो गया। ज्यादा डिटेल आप इसको वेबसाइट नहीं, ये ऐप है, एक दीक्षा पोर्टल है, ऐप है, उसको आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा ये। फिर राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, सभी लाइब्रेरियों की पुस्तक के लिए एक प्लेटफॉर्म दे दिया। इसको सबसे ज्यादा यूज कब हो गया? पेंडेमिक में ये बहुत ही ज्यादा काम आई, क्योंकि आपको कहीं किसी लाइब्रेरी में आप फिजिकली नहीं जा सकते थे, तो इस लाइब्रेरी से बहुत हेल्प मिलती थी। अभी भी आप इसका यूज कर सकते हैं। नहीं लाइब्रेरी में जा पा रहे हैं, आपको हर तरह की पुस्तक, रिसर्च कर रहे हैं तो बहुत सारे रिसर्च से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। स्पोकन ट्यूटोरियल, छात्रों की रोजगार क्षमता को बेहतर बनाने के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर 10 मिनट्स के ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल उपलब्ध हैं। ये काय में आ जाएंगे? आपके नॉन कन्वेंशनल में आ जाएंगे, गैर पारंपरिक में आ जाएगा ये। स्पोकन ट्यूटोरियल के माध्यम से बिना शिक्षक की उपलब्धता के, उपस्थिति के, आपको एक इफेक्टिव सिलेबस से पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया गया है। इसमें 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 भाषाओं में आप सीख सकते हैं इसमें। दूसरी चीज, इसमें कोडिंग वाली जो लैंग्वेज होती है, C++, जावा, उन सबको भी इसमें मतलब शामिल किया गया है। ये यहाँ पे हमारा हो गया है कंप्लीट। टाइम भी आधा घंटा और हो गया है। एक चीज और छूट रही है, जो शिक्षा नीति हमने पढ़ी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसमें एक चीज हमारी छूट गई थी, स्लाइड ऊपर नीचे होने में शायद, कि जो स्टूडेंट्स स्ट्रीम वाला जो सिस्टम खत्म कर रहे हैं उसी से रिलेटेड है, कि अगर बच्चा कोई चाहता है तो उसको अलग अलग, जैसे पूल बना दिए जाए सब्जेक्ट के, स्ट्रीम में ना रहे कि भाई साइंस वाला है, पहले क्या होता था साइंस वाला है तो वो साइंस के ही सारे सब्जेक्ट पढ़ेगा, लेकिन अब जो नई व्यवस्था है उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई साइंस वाला बच्चा है लेकिन उसको योग में जाना है तो वह योग को भी सह विषय के रूप में ले सकता है। अगर किसी आर्ट्स वाले बच्चे को गणित पढ़ना है या बायो पढ़ना है तो वह अपने आर्ट्स वाले सब्जेक्ट के साथ उस सब्जेक्ट को साथ साथ पढ़ सकता है सहयोगी विषय के रूप में। ये एक चीज इसमें छूट गई थी। तो आशा है आप सभी को इतना समझ में आया होगा। अब हमारी जो संडे को क्लास होगी उसको भी हम बड़ी क्लास करके और कंप्लीट कर लेंगे। आपका हायर एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर किसी दिन जब आपका रिवीजन हो जाए, एक दिन हम या तो PYQ का या फिर ऐसे ही जनरल जिसके भी जो भी डाउट्स रहते हैं उनको क्लियर करने के लिए एक क्लास और हम अलग से लगा लेंगे। जब भी आप लोगों को लगता है कि हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है, बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, तो फिर उसको स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद आपकी नेक्स्ट वीक से दर्शन की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब शांति पाठ करेंगे सबसे पहले, उसके बाद किसी का कोई डाउट रहता है तो उसको ले लेंगे। कौन आ रहे हैं शांति पाठ के लिए? आज क्लास नहीं, प्रियंका जी हैं उस दिन जिन्होंने कराई थी प्रेयर, फिर से करा सकते हैं, अच्छी कराई थी। है क्या आज? नहीं है। कौन आ रहे हैं फिर? बताइए। प्रियंका जी, चलिए करवाइए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, हाथों में ज्ञान मुद्रा, 3 बार ओम का उच्चारण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रब करें और उसकी उष्णता को अपने चेहरे पर लगाएं। धन्यवाद। हरिओम सभी को। हरिओम सभी को। बहुत अच्छी प्रेयर करवाते हैं आप सभी। सभी को हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें, फिर डाउट लेंगे।